चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हमारा डेफिनेशन वाले पोर्शन से, जो कि मैं आपका सब सेक्शन पे आ गया था। सेक्शन 2 में सब क्लॉज 9 आर पे था मैं, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ आपको और आपको आगे बताता चलता जा रहा हूँ। तो क्या बोलता है आर में, बोलता है नोटिफिकेशन का मतलब क्या होगा। तो नोटिफिकेशन का मतलब होगा नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश की जाए किसी ऑफिशियल गैजेट में। अब आर ए पे आ जाते हैं। आर ए क्या बोलता है? ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। अब क्या ऑफेंस कहलाएगा क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस, ठीक है। जहां पे मैं कहता हूं ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन से एक चीज तो आप समझ ही गए कि आउटसाइड इंडिया हो रहा होगा, ठीक है, और उसका कोई ना कोई इंपैक्ट इंडिया पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बोल रहा है इसमें सब सेक्शन 1 में, यहां पर जो इसका सब क्लॉज 1 है, सॉरी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इधर? एनी कंडक्ट बाय पर्सन एट द प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एट द प्लेस एट द प्ले at that place and which would have constituted an offense specified in part A, B and C of the schedule had it been committed in India। तो यहां पर देखो, कोई भी कंडक्ट अगर किया जाए किसी आदमी के द्वारा किसी प्लेस पे जो इंडिया के बाहर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ऑफेंस उस प्लेस पर, मतलब मान लो यहां से तुमने कोई ऑफेंस किया जो कि दुबई में ऑफेंस है, और तुमने कोई ऑफेंस किया दुबई में जाके, ठीक है, सिंपल बोल रहा है कि कोई ऑफेंस तुमने किया, कोई काम तुमने ऐसा किया जो कि ऑफेंस है दुबई में, और आपने दुबई में वो ऑफेंस कर दिया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? एंड विच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए बी सी ऑफ द स्केड्यूल हैड इट बीन कमिटेड इन इंडिया। और साथ ही साथ अगर वो काम आप इंडिया में करते तो भी वो ऑफेंस ही कहलाता, एज इफ इट हैज बीन मेंशन्ड, क्योंकि ये मेंशन्ड है पार्ट ए में, बी में और सी में। तो अगर आप इंडिया में उस पार्ट को करते, मतलब इंडिया में उस काम को करते, तो वो इंडिया में भी ऑफेंस ही कहलाता। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। And if such person transfers in any manner the proceeds of such conduct or part thereof to India। तो आपने किया क्या? आप उस जगह पर जाते हैं, वहां पे कोई ऑफेंस करते हैं जो कि ऑफेंस स्पेसिफाइड है पार्ट ए, बी और सी में। वहां पर भी वो ऑफेंस है, यहां पर भी वो ऑफेंस है, और बाहर किए हुए ऑफेंस से, मतलब दुबई में किए हुए ऑफेंस से आपने कुछ प्रोसीड्स कमाए, कुछ पैसे कमाए और उससे ट्रांसफर किया उसके किसी पार्ट को इंडिया में। आई होप यहां पे क्लियर हो गया। 2 में बोलता है any offense specified in part A, B, C of the schedule which has been committed in India and the proceeds of crime or part thereof has been transferred to a place outside India, or any attempt has been made to transfer the proceeds of crime or part thereof from India to the place outside India। तो यहाँ पर आपका दूसरा पोर्शन में बोल रहा है पार्ट A, B, C से रिलेटेड है, जो कि स्केड्यूल में कोई ऑफेंस मेंशन्ड है, ठीक है, जो पार्ट A, B, C से रिलेटेड है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो कोई भी ऑफेंस इंडिया में किया और वहां से प्रोसीड्स, वहां से कुछ उस क्राइम को करने से, मतलब जो पार्ट ए बी सी में दिए हुए ऑफेंसेस हैं उनको इंडिया में कर आपने कुछ पैसे कमाए और उन पैसे को बाहर भेजा, तो भी वो होगा ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। एक्सप्लेनेशन में बोलता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल एडवर्सली अफेक्ट any investigation, inquiry, trial or proceedings before any authority in respect of the offense specified in part A, part B of the schedule to the act before the commencement of the Prevention of Money Laundering Act 2009। तो यहां पर आपको क्या क्लियर कर रहा है कि कोई भी काम इस क्लॉज के अंतर किया गया हो, नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल एडवर्सली इफेक्ट, कोई भी काम अगर इस क्लॉज के अंतर्गत किया गया हो तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। किसे अफेक्ट नहीं करेगा? एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, ट्रायल को। तो कुछ भी दे रखा था ऊपर क्लॉज में, वो इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा था, या प्रोसीडिंग्स को बिफोर एनी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल टू द एक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2009। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2009 को शुरुआत होने से पहले ही, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट 2009, उसके शुरुआत होने से पहले, मतलब आपके अमेंडमेंट एक्ट के किए जाने मतलब अमेंडमेंट एक्ट से कुछ चीजें चेंज की, तो कोई भी एक्ट, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर किया गया हो इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले, 2009 का अमेंडमेंट एक्ट है, उसके आने से पहले अगर कोई भी काम किया गया हो तो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आरबी बोलता है पेमेंट सिस्टम के बारे में। क्या बोल रहा है? मीन्स अ सिस्टम दैट एनेबल्स पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ payer and a beneficiary involving clearing payment or settlement service or all of them। तो पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम जो इनेबल करे पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन द पेयर। तो पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो
हेल्प करता है पेमेंट करने में, इनेबल करता है पेमेंट को कि दो लोगों के बीच में, बिटवीन द पेयर एंड द बेनिफिशियरी, उनके बीच में पेमेंट हो जाए, जहाँ पे इन्वॉल्व हो क्लियरिंग, पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ सर्विसेज। यहाँ सब कुछ तो क्लियर करना है, कोई पेमेंट ही करना है, उसके बाद कोई सेटलमेंट करना है किसी सर्विस का, तो वो सारे काम करें तो उसे आप कह दोगे पेमेंट सिस्टम। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज पेमेंट सिस्टम इंक्लूड्स द सिस्टम इनेबलिंग क्रेडिट कार्ड operations, debit card operations, smart card operations, money transfer operations, similar operations। तो आपका पेमेंट सिस्टम में ये सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। आरसी में बोलता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस मींस अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ पेमेंट सिस्टम एंड सच पर्सन इंक्लूड्स हिज ओवरसीज प्रिंसिपल। तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? मतलब पर्सन हु ऑपरेट्स अ पेमेंट सिस्टम एंड सच पर्सन इंक्लूड्स हिज ओवरसीज प्रिंसिपल। तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन है? वो आदमी जो ऑब्वियसली पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, वही पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होगा, और उसका कोई ओवरसीज प्रिंसिपल हो, मतलब अगर कोई एजेंट काम कर रहा है और उसका कोई प्रिंसिपल, कोई मालिक है, तो वो भी ऑपरेटर की क्या कहते हैं कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ओवरसीज प्रिंसिपल मीन्स, ओवरसीज प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अब इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मीन्स in the case of a person being an individual, such individual residing outside India who owns or controls or manages directly or indirectly the activities and functions of payment system in India। देख लो भैया, यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि भैया आपका मालिक जो होगा, यही है ना, residing outside India, who controls, owns, manages directly indirectly activities, तो उसको आप कह सकते हैं ओवरसीज प्रिंसिपल। बी में बोलता है इन द केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कर्ता ऑफ सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया who owns or controls or manages directly or indirectly the activities or functions of payment system in India। तो जहां पर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कर्ता ऑफ सच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कर्ता ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिजाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर रिजाइड कर रहा है, who owns or controls or manages directly or indirectly the activities or functions of payment system in India। सी पोर्शन में बोलता है in the case of company, a firm, an association of persons or body of individuals, an artificial juristic person, whether incorporated or not, such company, firm, association, person, body of individual, artificial juristic person, incorporated or registered outside India or existing as such, and which owns or controls, manages directly or indirectly the activities and the functions of payment system in India। तो कोई कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी इंसान यहाँ पर आपका कंट्रोल कर रहा है पेमेंट सिस्टम को, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली एक्टिविटीज को देख रहा है, ओन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसको आप प्रिंसिपल बोल देंगे। अब आ जाते हैं हम एस पे। एस क्या बोलता है? अब ये आपका जो है ये सब क्लॉज एस है। पर्सन इंक्लूड्स, अब पर्सन कौन होता है? एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी और इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। अब यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल्स, बॉडी, इनकॉर्पोरेटेड, नॉट, ये सब आपका डाल दिया। उसके बाद ये बोलता है आर्टिफिशियल पर्सन जो फॉल कर रहा हो ऊपर सब क्लॉजेस में और ना भी कर रहा हो तो भी आ जाएगा। एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच कंट्रोल्ड और ओन्ड, देखो ओन्ड और कंट्रोल्ड लिखा ना, by any of the above person mentioned in the preceding sub clauses। तो कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच हो, चाहे वो ओन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ऊपर दिए हुए लोग पर्सन्स। अब बोलता है ऐसे में पर्सन्स कैरिंग और डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशंस मींस, अब पर्सन कैरिंग ऑन, एक मिनट, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पहला, a person carrying on activities for playing games of chance for cash or kind and includes such activities associated with casino। तो ऐसी एक्टिविटीज जो एसोसिएटेड है कसिनो के साथ, ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आपका प्लेइंग ऑफ गेम्स है, चाहे वो कैश हो या काइंड हो। दूसरे पोर्शन में आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहां पे वो अपॉइंटेड है सेक्शन 3 में, ठीक है, वहां पर आप कह देंगे। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंट, जो रियल्टी एजेंट होते हैं, एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर इन प्रेशियस मेटल, ठीक है। देखो भाई यहां पर लिखा है पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन मींस का क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब है पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज। इंस्पेक्टर जनरल, रियल एस्टेट एजेंट नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डीलर इन प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स हाई वैल्यू, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, नोटिफाइड है। पर्सन एंगेज्ड इन सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश, लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन,
ठीक है, नोटिफाइड, वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। पर्सन कैरिंग ऑन सच एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेन नोटिफिकेशन और डेजिग्नेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेशियस स्मॉल मेटल, एसबी में बोलता है प्रेशियस स्मॉल मेटल क्या है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोहिडियम और सच अदर मेटल एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोहिडियम तो है ही हैं, होते ही होते हैं प्रेशियस मेटल्स, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल दे। प्रेशियस स्टोन्स में क्या क्या आता है भैया? प्रेशियस स्टोन में आते हैं आपके डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सफायर और एनी अदर स्टोन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चार तो हैं। फिर बोलता है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by any of the person as a result of criminal activity relating to scheduled offenses or the value of such property, or where such property is taken or held outside the country, then property equivalent in value held within the country or abroad. Very good. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब यही होता है कि भैया वो सारे पैसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू आए, जो कि शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, उनके थ्रू जो पैसे आप कमा रहे हैं उससे प्रोसीड आए, या जहाँ पर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू, चाहे वो इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया हो, उतने पैसे की वैल्यू को आप बोल दोगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, मतलब सभी डाउट्स को रिमूव करते हुए, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, proceeds of crime includes property not only derived or obtained from the schedule offenses but also any property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to the schedule offenses। अब जरूरी नहीं है कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम का मतलब वही होगा जो स्केड्यूल ऑफेंसेस के द्वारा प्रॉपर्टी आपकी ऑब्टेन की जा रही है, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी भी जो डिराइव हो रही हो या ऑब्टेन हो रही हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो स्केड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड हो, तो उसको भी आप प्रोसीजर ऑफ क्राइम बोल दोगे। देखो यार, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतनी ब्रॉड दे रखी है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे कम से कम ये पता चल जाता है आपको कि कौन कौन से ऑफेंसेस स्केड्यूल ऑफेंसेस हैं और स्केड्यूल ऑफेंसेस से कौन कौन से ऑफेंसेस लगकर हैं, ताकि आप कल ये बता पाओ कि भाई सामने वाले ने गड़बड़ की है कि नहीं की है कि नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, इंक्लूड्स डीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेयर एवर लोकेटेड। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी एसेट जो हर डिस्क्रिप्शन की हो, चाहे कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, ठीक है, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, इंक्लूड करेगा डीड्स भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी, एविडेंसिंग टाइटल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो टाइटल दिखा रहे हो, मतलब इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट वेदर लोकेटेड, वेयर एवर लोकेटेड, जो जहां भी लोकेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी चीजें जो इसका पोर्शन बन रही हो। अब एक्सप्लेनेशन में बोलता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स property of any kind used in commissioning of an offense under this act or any of the schedule offenses। तो प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी भी होगी जो कि यूज की जा रही है, चाहे किसी तरीके की भी हो, कमीशन करने के लिए ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, बस इतना याद रखिए। वीए में बोलता है रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट को मैं रियल्टी एजेंट बार बार बोल दे रहा हूं, रियल्टी बोलते हैं रियल एस्टेट को, ठीक है। तो रियल एस्टेट एजेंट में का मतलब क्या होता है? मींस रियल एस्टेट एजेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज 88 ऑफ सेक्शन 65 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। तो रियल एस्टेट एजेंट कौन होते हैं? क्लॉज 88 में दे रखी है उनकी डेफिनेशन सेक्शन 65, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट एजेंट कौन है, और उनको वहीं डिफाइन किया गया है फाइनेंस एक्ट के 1994 के फाइनेंस एक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग क्लॉज डब्ल्यू के ऊपर। बोलता है आपका रिकॉर्ड्स इंक्लूड द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और सच अदर फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इंक्लूड कर रहा है वो सभी रिकॉर्ड्स जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं या तो किसी बुक की फॉर्म में, या स्टोर किए जा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, या सच अदर फॉर्म में, या ऐसी किसी फॉर्म में जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हों।
रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है मित्रों? रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि WA में मेंशन्ड है, उसका मतलब होता है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई इंटरमीडियरी या कोई भी पर्सन जो कैरी ऑन कर रहा है डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसे कहेंगे आप रिपोर्टिंग एंटिटी। ये कुछ रिपोर्ट भी देते होंगे, इसलिए रिपोर्टिंग एंटिटी बोल रहे हैं। स्केड्यूल का मतलब स्केड्यूल ऑफ दिस एक्ट। स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस मींस वो ऑफेंसेस जो स्पेसिफाइड हैं पार्ट ए में स्केड्यूल के, या ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हैं पार्ट बी में स्केड्यूल के, इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंस इज 1 करोड़ और मोर। तो ऑफेंसेस जो स्पेसिफाइड हैं अंडर पार्ट बी, जहां पर टोटल वैल्यू जो इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से ज्यादा की हो, तो ही आप उसे बोलेंगे ऑफेंस, स्केड्यूल ऑफेंस। तो ऑफेंस जो कि पार्ट ए में है वो तो डायरेक्टली स्केड्यूल ऑफेंस हो गए। पार्ट बी के स्केड्यूल ऑफेंस को, ठीक है, पार्ट बी के स्केड्यूल में मेंशन्ड ऑफेंस को स्केड्यूल्ड ऑफेंस कहलाने के लिए 1 करोड़ से ऊपर का होने की जरूरत है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो ही आप उसे स्केड्यूल ऑफेंस बोलोगे, बेशक वो पार्ट बी में मेंशन्ड है। फिर बोलता है ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ द स्केड्यूल, और जो ऑफेंसेस हो पार्ट सी में वो डायरेक्टली वापस स्केड्यूल ऑफेंस हो गए। जेड, जेड ए और जेड बी देखते हैं क्या बोलता है। स्पेशल कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशंस डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43। देखो भाई, हर जगह स्पेशल कोर्ट जो है आपके कोर्ट ऑफ सेशंस ही है, उसी पावर के हैं स्पेशल कोर्ट। फिर जेड ए में बोलता है ट्रांसफर इंक्लूड सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लियन। तो आपका ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल भी होता है बच्चों, परचेज भी होता है, मॉर्गेज भी होता है, प्लेज भी होता है। मॉर्गेज और प्लेज में अंतर यह है, मॉर्गेज आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, और ये चल संपत्ति, जैसे सोना वगैरह वो प्लेज किया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी होगी जो मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मॉर्गेज ही होगी। गिफ्ट, लोन हो, ठीक है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर हो, चाहे राइट का हो रहा है, टाइटल का हो रहा है, पोजेशन का हो रहा है, लियन हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो तो भाई उसे आप ट्रांसफर ही मानोगे। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय एनी पर्सन, और इफ सच डेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द डेट ऑन विच सच प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय सच पर्सन। तो वैल्यू का मतलब क्या है मित्रों? वैल्यू का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस डेट पर, जिस डेट पर एक्वायर हो रहा है, ठीक है, एक्वायर की गई है। और इफ सच डेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द डेट ऑन विच दच प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड, उस दिन जिस दिन प्रॉपर्टी पोजेस की जा रही है बाय सच पर्सन, उस दिन में आप देखोगे कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो मेरे हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू जो आपकी होती है वो आपकी होती है सर्कल रेट, ठीक है, जो प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है उसे फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं।